एक शांत सुबह थी। आकाश साफ था और सड़कों पर हल्का ट्रैफिक। एक कंपनी अपने कर्मचारियों को ऑफिस ट्रिप पर भेज रही थी, वो भी एक पुराने सस्पेंशन ब्रिज को पार करते हुए। बस में हंसी मजाक का माहौल था। सामने बैठा था सैम, एक शांत लेकिन अंदर से बेचैन लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड मॉली से बात करने की कोशिश कर रहा था। उनके बीच कुछ अनबन थी, लेकिन ये ट्रिप शायद चीजें सुधारने का मौका बन सकता था। पीछे बैठा था पीटर, जो सैम का दोस्त था, और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड कैंडिस। फिर थे नेथन, ओलिविया और आइजैक। हर कोई अपने ही मूड में था। एक तरफ मजाक चल रहा था तो दूसरी तरफ हल्की सी असहजता। जैसे ही बस पुल पर चढ़ती है, हवा का दबाव थोड़ा बदलता है। सैम बाहर देखता है। पुल की स्टील केबल्स अजीब ढंग से हिल रही हैं। अचानक एक जोरदार झटका होता है। ड्राइवर चौंकता है, बस हिलती है और सब सोचते हैं कि ये बस एक झटका है। लेकिन सैम के माथे पर पसीना आ गया है। वो महसूस करता है कि कुछ गड़बड़ है। एक और झटका और फिर सड़क की परत पुल से अलग होने लगती है। पुल की स्टील की रॉड्स एक एक करके टूटने लगती हैं। सैम की सांसें तेज हो जाती हैं। तभी अचानक सामने से एक ट्रक फिसलता है और ब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे समुंदर में गिर जाता है। कैंडिस चीखती है और पुल दो हिस्सों में बंट जाता है, लेकिन वो फिसलकर नीचे गिर जाती है। ओलिविया एक स्टील रॉड पर फंस जाती है और नीचे से आ रही स्टील की छड़ उसकी आंख के आर पार निकल जाती है। पीटर नीचे की तरफ भागता है, लेकिन एक गिरती स्टील बीम उसे कुचल देती है। सैम को भी एक स्टील की छड़ दो हिस्सों में काट देती है और अंत में बस मॉली ही बचती है। और तभी सैम चौंक कर उठ बैठता है। वो बस में ही है। सब कुछ वैसा ही है जैसे उसने देखा। वही पुल, वही लोग, वही हंसी। वो ड्राइवर से चिल्लाकर कहता है, बस रोको। कुछ लोग घबराते हैं, कुछ हंसते हैं, लेकिन सैम का डर असली था। आखिर कुछ लोग उसकी बात मानकर नीचे उतर जाते हैं। मॉली, पीटर, नेथन, ओलिविया, आइजैक और कैंडिस। और फिर ठीक वैसा ही होता है जैसा उसने देखा था। पुल टूटता है, बस नीचे गिरती है, लोग मरते हैं, लेकिन जो लोग बस से उतर गए थे वो बच जाते हैं। अब कहानी शुरू होती है असली डर की। फ्यूनरल में सभी लोग एक दूसरे को अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये महज एक हादसा था या कुछ और। उसी शाम ब्लडवर्थ नाम का एक रहस्यमयी आदमी उनसे मिलता है और कहता है, तुम लोग मौत से नहीं बचे हो, तुमने सिर्फ उसकी बारी चुरा ली है। अब वो आएगी। डेथ डज नॉट लाइक टू बी चीटेड। कैंडिस वापस अपने जिम्नास्टिक क्लास में जाती है। वो अभ्यास कर रही होती है, संतुलन बना रही होती है, लेकिन आसपास छोटी छोटी चीजें गड़बड़ हो रही हैं। किसी ने गलती से पानी गिरा दिया, किसी ने बार को ढीला छोड़ दिया। कैंडिस बार पर कूदती है, लेकिन उसका हाथ फिसलता है। वो सीधा जमीन पर गिरती है। उसकी रीढ़ की हड्डी ऐसे मुड़ती है कि देखने वाला कांप जाए। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, शरीर अकड़ जाता है। कैंडिस का शरीर जमीन पर ऐसा पड़ा है जैसे किसी ने उसे तोड़कर फेंक दिया हो। उसकी आंखें अब भी खुली हैं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं है। आइजैक अपनी आदत के मुताबिक एक सस्ते चीनी थेरेपी सेंटर में मसाज और फ्री ट्रीटमेंट के लालच में घुस जाता है। एक थेरेपिस्ट उसे एक छोटे से कमरे में ले जाती है। आइजैक पीठ के बल लेटता है। उस महिला थेरेपिस्ट ने बिना कुछ बोले उसकी गर्दन, पीठ, टखनों और माथे में सुइयां चुभो दी। आइजैक मजाक में कहता है, मुझे लगा था मसाज मिलेगा, पर यह तो टॉर्चर निकला। औरत कोई जवाब नहीं देती, बस दरवाजा बंद करके चली जाती है। धीरे धीरे अगरबत्ती की राख टेबल से नीचे गिरती है और नीचे रखा हुआ पुराना पेपर जलने लगता है। कमरे में हल्की सी जलने की बदबू भर जाती है। कमरे के कोने से धुआं उठता है। आइजैक आंखें खोलता है। वो खुद को हिलाना चाहता है, पर सुइयों की वजह से शरीर अकड़ा हुआ है। कोई है? आग लग रही है, वो चिल्लाता है, मगर दरवाजा बंद है। कोई सुन नहीं रहा। फर्श पर आग फैल रही है। चटाई, टेबल और अब बिस्तर के नीचे की लकड़ी जल रही है। आइजैक जोर लगाकर खुद को खींचता है। खींचते हुए दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन तभी
ऊपर की जली हुई बीम गिरती है, सीधा उसके सिर पर। खोपड़ी खुल जाती है, खून फर्श पर बहने लगता है और आइजैक वहीं जलता हुआ मर जाता है। अगली बारी है ओलिविया की। ओलिविया अपनी आंखों की सर्जरी कराने एक हाईटेक क्लिनिक में जाती है। मशीन में उसकी आंखें लॉक कर दी जाती हैं ताकि वो झपका न सके। एक छोटी सी गलती। टेक्नीशियन पानी की बोतल मशीन के पास रख देता है। कुछ बूंदें गिरती हैं और मशीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। लेजर बीम उसकी आंखों में जाती है। वो चीखती है, हिलती है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती। उसकी एक आंख जल जाती है। वो खुद को छुड़ाकर भागती है और चौथी मंजिल की खुली खिड़की से गिर जाती है। नीचे एक कार की छत पर उसका चेहरा सीधा जाकर फट जाता है। सैम, पीटर, मॉली और नेथन अब पूरी तरह समझ चुके हैं, मौत उन्हें उसी क्रम में खत्म कर रही है। इस बीच नेथन फैक्ट्री में काम कर रहा है। वहां एक बूढ़ा मजदूर रॉय भी काम करता है। अचानक एक लोहे का बड़ा हुक ऊपर से टूटकर आता है। नेथन झुकता है और हुक सीधा रॉय के सिर को चीर देता है। सभी को लगता है कि शायद मौत का क्रम अब टूट गया है, लेकिन नहीं, मौत गिनती नहीं भूलती। पीटर अब मानसिक रूप से टूट चुका है। उसे लगता है कि अगर वो किसी की जान ले ले तो खुद बच सकता है, और अब मॉली को मारने की सोचता है। एक खाली रेस्तरां में सैम, मॉली और पीटर आमने सामने हैं। पीटर गन निकालता है और चिल्लाता है, मुझे मरना नहीं है। सैम उससे भिड़ता है और हाथापाई के दौरान एक पुलिस अफसर को गोली मारकर मार डालता है। सैम बीच में आता है। दोनों में लड़ाई होती है और सैम एक औजार से पीटर पर वार करता है। पीटर वहीं गिरकर मर जाता है। सैम और मॉली दोनों बच चुके हैं। कई महीने बाद सैम और मॉली एक फ्लाइट में बैठते हैं। सैम को शेफ की ट्रेनिंग के लिए फ्रांस जाना है। फ्लाइट टेक ऑफ करती है, लेकिन अचानक प्लेन में अजीब कंपन शुरू होता है। सीटें कांपने लगती हैं। सैम की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। फ्लाइट नंबर 180। वही फ्लाइट जहां से पहली फिल्म की कहानी शुरू हुई थी। इंजन से आग निकलती है, एक हिस्सा फट जाता है, प्लेन टूटने लगता है। सैम और मॉली का हाथ एक दूसरे में बंधा होता है और फिर पूरा प्लेन ब्लास्ट के साथ हवा में बिखर जाता है। कुछ ही समय बाद नेथन एक बार में बैठा होता है। टीवी पर खबर आती है, रॉय नामक मजदूर की रिपोर्ट सामने आई है कि उसकी मौत एक्सीडेंटल नहीं थी। उसकी जगह वो खुद मरने वाला था। और तभी नेथन के सिर के ऊपर से एक स्टील बीम टूटती है और सीधा उसके ऊपर गिरती है। मौत का क्रम पूरा हो चुका था, क्योंकि मौत से कोई नहीं बचता, कोई नहीं।